मैं और मेरा छोटा भाई एक ही समय पर जानवर दुल्हनें चुन रहे थे। उसने बिना सोचे समझे उस जबरदस्त लड़ाकू सफेद भेड़िए को चुन लिया, जबकि मुझे जानवरों की दुखद किस्मत पर तरस आ रहा था। मैंने अखाड़े में उस मरती हुई जलपरी को चुना, पर किसे पता था कि वो सफेद भेड़िया बहुत घमंडी थी। वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मेरे भाई ने बहुत कोशिश की, पर उसे काबू नहीं कर पाया। दूसरी तरफ मेरी जलपरी दुल्हन बहुत नर्म दिल और ख्याल रखने वाली थी। वो न सिर्फ रोज मेरी सेवा करती थी, बल्कि उसे इलाज करना भी आता था। उसने मेरे सालों से बेकार पड़े पैरों को भी ठीक कर दिया। ये देखकर मेरे भाई की आंखों में जलन उतर आई। उसे डर था कि मैं उससे जायदाद छीन लूंगा, इसलिए उसने एक कार एक्सीडेंट करवा दिया और मुझे मार डाला। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मेरा पुनर्जन्म दुल्हन चुनने वाले दिन ही हुआ था। इस बार भाई ने झपटकर उस अधमरी जलपरी को चुन लिया। ये देखकर पिताजी के माथे पर बल पड़ गए। जियाकी, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? वो जलपरी तो हवा के झोंके से उड़ जाए ऐसी लग रही है। वो तुम्हारी क्या मदद करेगी? पापा, मुझे बस यही जलपरी पसंद है। आप बस मेरी एक बार सुन लीजिए। माँ जियाकी का ये रवैया देखकर और जिस तरह वो रुशु को घूर रहा था, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। मैं और माँ जियाकी सगे भाई हैं। पहले मैं ही पिताजी का सबसे पसंदीदा वारिस था, पर 12 साल की उम्र में हमारे दुश्मन घर पर आ धमके और मुझे और माँ को अगवा कर लिया। मैंने अपनी दोनों टांगें गंवा दी, तब जाकर मैं उस शैतानी गुफा से बचकर निकल पाया। माँ इतनी खुशकिस्मत नहीं थी, वो दुश्मनों के हाथों मारी गई। पापा और माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिताजी माँ की मौत का सच स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने मुझे माँ की रक्षा न कर पाने का दोषी ठहराया। ऊपर से हमारा माँ परिवार पीढ़ियों से हथियारों का कारोबार करता है और अपने वंशजों की ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देता है। मुझ में हुनर तो था, पर मैं एक अपाहिज बन गया जो सिर्फ व्हीलचेयर पर बैठ सकता था। मैं किसी के सामने आने लायक नहीं रहा, इसलिए पिताजी ने भी मुझसे उम्मीद छोड़ दी और मेरे छोटे भाई माँ जियाकी को तैयार करने लगे। इतने साल बीत गए, मुझे पिताजी के उसकी तरफ झुकाव की आदत हो गई है। अब माँ जियाकी बस थोड़ी जिद कर रहा था, तो पिताजी को भी मजबूरन हाँ कहना पड़ा। माँ जियाकी तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने नीलामी का पैडल उठाया। कर्मचारी तुरंत उसके पास आ गए। पैसे लेने के बाद वो फौरन रुशु की जंजीरें खोलने चले गए और उसे बड़े अदब से नीचे ले आए। इस वक्त रुशु बहुत ही बेचारी लग रही थी। अपने जख्मों की परवाह किए बिना वो घुटनों के बल बैठ गई और माँ जियाकी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। छोटे मालिक, मेरा नाम रुशु है। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं भविष्य में आपकी बहुत अच्छी सी सेवा करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माँ जियाकी तो तारीफ सुनकर खुश हो गया और उसने एक हाथ से रुशु को उठाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। छोटी सुंदरी, भविष्य में तुम्हें मेरी अच्छे से मदद करनी होगी। मैं पूरी तरह तुम पर ही निर्भर हूँ। यह नज़ारा देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेरा बेवकूफ छोटा भाई, इस जहरीली जलपरी को तुम अपनी जान से ज्यादा प्यार करो। उसकी ये नरमी और वफादारी सब एक दिखावा है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अखाड़े में खून से लथपथ पर फिर भी तनकर खड़ी उस सफेद भेड़िए लुओशी की तरफ इशारा किया। मुझे ये सफेद भेड़िया चाहिए। भेड़िया वंश की 5 इंद्रियां सबसे तेज होती हैं। मेरे बात खत्म करते ही उसकी घमंडी नजरें मुझ पर पड़ी और उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। यह एक तरह की बगावत थी। जब माँ जियाकी ने मेरी पसंद सुनी तो वो जोर जोर से हंसकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। मेरे प्यारे भाई, कौन नहीं जानता कि भेड़िया वंश सबसे ज्यादा घमंडी और जिद्दी होता है, और तुम व्हीलचेयर पर बैठे एक अपाहिज के भरोसे तुम उसे अपनी मदद करने के लिए कैसे कह सकते हो? पिताजी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। उनके चेहरे पर भी साफ साफ असहमति दिख रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। हाँ, मैं अपाहिज हूँ। मैं माँ परिवार का वो कचरा हूँ जिसे कोई भी आकर रौंद सकता है। लेकिन किस्मत ऐसी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे मान लूँ और इसका सामना न करूँ। न जाने क्यों मुझे लगता है कि लुओशी मेरी हालत बदल सकती है। मुझे यकीन है कि मैं उसका भरोसा जीतकर उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ वापस हासिल कर लूँगा जो मेरा है। पापा, क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? मैं वादा करता हूँ, मेरे पास सफ़ेद भेड़िए को काबू करने का तरीका है। जब से माँ गई हैं, मेरे और पिताजी के दिल एक दूसरे से और दूर होते गए। इन सालों में मैंने माँ परिवार में बहुत ताने सहे हैं, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की और न ही कभी पिताजी के सामने सिर झुकाया।
आज मैं पहली बार पिताजी से कुछ मांग रहा हूँ। शायद अपने दिल के अपराध बोध ने पिताजी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे घूरा और फिर भी सिर हिला दिया। माँ परिवार की हवेली में वापस आने के बाद माँ जियाकी ने रात का खाना भी मुख्य घर में नहीं खाया। वो जल्दबाजी में रुशुई को खींचकर अपने अलग आंगन में ले गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे उस आंगन से माँ जियाकी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके तुरंत बाद नौकर चाकर खून रोकने और जान बचाने वाली तरह तरह की चीज़ें लेकर आने लगे। वे उसके आंगन में अंदर बाहर कर रहे थे। बटलर श्याओ चिंता के मारे पसीने से तरबतर थे। भागकर अभी भी खाना खा रहे पिताजी को बताने आया, मालिक, बहुत बुरा हुआ है। जियाकी छोटे मालिक ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने अपना पेट भी फाड़ लिया है। क्या? पिताजी मेज पर हाथ पटक कर खड़े हो गए। तेजी से बाहर की ओर चले। मुख्य घर से बस कुछ ही कदम बाहर निकले थे कि सामने से माँ जियाकी को ऐसे चलते हुए आते देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। पिताजी ने उसके पूरे शरीर पर खून देखा। बेचैनी से पूछा, जियाकी, तुम ठीक तो हो? पापा, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस अभी जांच रहा था कि रुशुई में आखिर कितनी काबिलियत है। पिताजी की जांचती हुई नजरें माँ जियाकी के बगल में खड़ी रुशुई पर पड़ी। तब उसने धीरे से समझाते हुए कहा, वो उनके जलपरी कबीले की इस पीढ़ी की सबसे माहिर चिकित्सक जलपरी है। उसके आंसुओं में जबरदस्त इलाज करने की शक्ति है, यहाँ तक कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। कितनी भी गहरी चोट हो, वो उसे पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तुम में वाकई यह काबिलियत है? पिताजी का रुशुई को देखने का नजरिया तुरंत बदल गया। आखिर माँ परिवार हथियारों का कारोबार करता था। सालों भर उन्हें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों से निपटना पड़ता था। खतरे का सामना करना और घायल होना तो रोज की बात थी। अब रुशुई के होने से न सिर्फ माँ जियाकी को गंभीर चोटों से बचाया जा सकता था, बल्कि माँ परिवार के दूसरे लोगों की भी मदद हो सकती थी। माँ जियाकी के चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। पापा, मैंने पहले ही कहा था, मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। बस यही नहीं पता कि भाई ने जो इतनी अच्छी सफ़ेद भेड़िया चुनी है, वो उसका ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। ये कहते हुए बाप बेटे दोनों की नज़रें मेरी तरफ मुड़ गईं। क्योंकि अभी जो हुआ वो बहुत अचानक था, इसलिए घर के लगभग सारे नौकर माँ जियाकी की तरफ भाग गए थे। पिताजी जल्दी में चले गए और रुशि भी गुस्से में जिद कर रही थी। मेरी व्हीलचेयर धकेलने में मदद नहीं करना चाहती थी। मुझे खुद ही व्हीलचेयर के सहारे लड़खड़ाते हुए मुख्य घर से बाहर निकलना पड़ा। काफ़ी देर बाद मैं पिताजी के पीछे पहुंचा। माँ जियाकी की खुशी और सफलता के मुकाबले मुझ जैसा अपाहिज, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, बहुत दयनीय लग रहा था। पिताजी ने मेरी दयनीय हालत देखी। उन्होंने नाक से हूँ की आवाज़ निकाली, मेरे माँ परिवार का बेटा एक औरत को भी काबू में नहीं रख सकता। माँ जियाकी मुझे डांट पड़ते देखकर खुश था, पर चेहरे पर मेरे लिए चिंता जताने का नाटक कर रहा था। पापा, भाई भी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें थोड़ा समय दीजिए। वे पिता पुत्र का प्यार दिखा रहे थे। मुझे वहीं छोड़कर दूर चले गए। सिर्फ माँ जियाकी के पीछे चल रही रुशुई ही थी, जो मेरे पास से गुजरते हुए उसने चुपके से मेरी तरफ एक नज़र डाली। हालांकि वो खुद को एक कमज़ोर मेमने की तरह दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी मैंने एक ही नज़र में उसकी आंखों की गहराई में छिपी क्रूरता को देख लिया था। चीज़ें मेरी कल्पना से भी ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ रही थीं। पिछले जन्म में मुझे पता चला था कि रुशुई के पास ज़बरदस्त इलाज करने की शक्ति है। यह 1 महीने बाद हथियारों के एक सौदे के दौरान हुआ था। दूसरी पार्टी एक पुराना ग्राहक थी। वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, पर उस दिन उन्होंने हमें धोखा देने की सोची। मैं व्हीलचेयर पर बैठा था, भाग ही नहीं सकता था। मैं सिर्फ अपनी आंखों के सामने खंजर को अपने पेट में घुसते हुए देख सकता था। मुझे लगा था कि इस बार मैं ज़रूर मर जाऊंगा, पर अचानक रुशुई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते वो गाने लगी और उसके आंसू मेरे घाव पर गिरने लगे। मांस और खून धीरे धीरे वापस जुड़ने लगे। वो सुरीली आवाज़ मेरे शरीर के सारे दर्द को भी कम कर रही थी। बाद में मैं माँ परिवार की हवेली में अपने आंगन वाले कमरे के बिस्तर पर जागा। रुशुई ने मुझे बताया कि उसने जलपरी कबीले की चिकित्सा कला का उपयोग करके मुझे बचाया था। साथ ही वो मुझे जलपरी कबीले की एक गुप्त तकनीक भी बताने को तैयार थी। अगर मैं उसका इस्तेमाल करता तो न सिर्फ मेरे दोनों पैर ठीक हो सकते थे, बल्कि मुझे एक पशु मानव जैसा शरीर भी मिल सकता था। पिछले जन्म में मैंने जैसे ही सुना कि मैं अपाहिज होने से छुटकारा पा सकता हूँ, मैं तुरंत रुशुई को वो करने देने के लिए राजी हो गया। बाद में मैं चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गया।
और मेरा शरीर भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। पिताजी मेरे इस बदलाव से बहुत हैरान और खुश थे। मैं तो पहले से ही होशियार था और ऊपर से मैंने कुछ चालें भी चली। धीरे धीरे मैंने वो सारे अधिकार वापस ले लिए जो माँ जियाकी ने सालों से मुझसे छीन रखे थे। लेकिन मेरी सारी मेहनत आखिर में रुशुए के हाथों बर्बाद हो गई। उसकी वो खास तकनीक जो लोगों को ताकतवर बनाती है, असल में एक धोखा है। वो अपनी जान और खून की कीमत पर मिलती है। उसकी साजिश के तहत 6 महीने के अंदर ही मेरा पूरा शरीर सड़ जाएगा और मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। और ऐसी जानलेवा तकनीक को माँ जियाकी रुशुए से इस्तेमाल करवाने के लिए मरा जा रहा है। उसे माँ परिवार में लाए हुए अभी एक ही दिन हुआ है और वो मरने के लिए बेचैन हो रहा है। माँ जियाकी, जब तुम खुद ही परिवार के मुखिया का पद किसी और को सौंपना चाहते हो तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। बस तुम्हारी दर्दनाक मौत की खबर का इंतजार है। आधे महीने बाद पिताजी का जन्मदिन था। माँ परिवार में हर तरफ से बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया गया था। इस आधे महीने में माँ जियाकी लगभग घर से बाहर निकला ही नहीं। वो सारा दिन रुशुए के साथ आंगन में दरवाजा बंद करके कुछ अभ्यास करता रहा। जब मैंने उसे दावत में दोबारा देखा तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी छाती और बाजुओं की मांसपेशियां ऐसी लग रही थी मानो सूट को फाड़ देंगी। चौड़े कंधे, पतली कमर और मजबूत जांघें, यहाँ तक कि उसका कद भी कुछ इंच बढ़ गया था। मेहमान माँ जियाकी को देखकर हैरान रह गए। पिताजी के एक करीबी व्यापारी दोस्त ने माँ जियाकी को देखते हुए कहा, ओल माँ, तुम्हारा जियाकी क्या फिर से जवान हो रहा है? 6 महीने पहले से कितना अलग लग रहा है। दूसरे मेहमान भी तारीफों के पुल बांधने लगे। हाँ, क्या शरीर है। ये तो मैंने जितने भी बीस्टमैन देखे हैं उन सबसे ज्यादा मजबूत हैं। बॉस माँ, सच में शेर का बेटा शेर ही होता है। पिताजी तारीफ सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने माँ जियाकी का कंधा थपथपाया। उनके चेहरे पर संतुष्टि साफ झलक रही थी। जियाकी, तुम खुद ही सबको बताओ। माँ जियाकी एक तरफ हट गया। तब जाकर सबने देखा कि उसके विशाल शरीर के पीछे एक शर्मीली सी औरत छिपी हुई थी। ये रुशुए है, मेरी पत्नी। वो मरमेड वंश की एक चमत्कारी वैद्य है। मेरा यह मजबूत शरीर सब उसी की देखभाल का नतीजा है। रुशुए शर्माकर माँ जियाकी की बाहों में चली गई और उसका चेहरा लाल हो गया। छोटे मालिक जियाकी, यहाँ कितने सारे लोग हैं, शर्माने की क्या बात है। तुम अब मेरी हो, गले लगाने में क्या हर्ज है। माँ जियाकी ने रुशुए को और भी कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। रुशुए ने भी एक आज्ञाकारी और विनम्र होने का नाटक किया। तब जाकर सबको समझ आया। उन्होंने पहले भी सुना था कि कई बीस्टमैन के पास अनोखी काबिलियत होती है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा खजाना छोटे मालिक माँ के हाथ लगेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, लगता है हम सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं और छोटे मालिक माँ से जल सकते हैं। माँ जिया की तारीफ सुनकर हवा में उड़ने लगा। उसकी नज़र किनारे खड़े मुझ पर पड़ी। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे भाई जो बीस्टमैन घर लाए हैं वो कमाल के हैं। सब जानते हैं कि भेड़िया वंश के लोग कितने खूंखार और लड़ाके होते हैं, और मेरे भाई ने तो भेड़िया वंश के सबसे खूंखार सफ़ेद भेड़िए को चुना है। अगर उसे अच्छी तरह से काबू में कर लिया गया तो वो एक बहुत बड़ी ताकत साबित होगा। तब जाकर सबने मेरी तरफ देखना शुरू किया। अभी अभी माँ जियाकी की मरमेड बीस्टमैन ने इतनी कमाल की काबिलियत दिखाई है। जब सबने उसे मेरे भेड़िए की इतनी तारीफ करते सुना तो वो भी मन ही मन उम्मीद करने लगे, अरे तो फिर बड़े मालिक माँ आज उस सफ़ेद भेड़िए को बाहर क्यों नहीं लाए ताकि हम सब भी उसे देख सके। हाँ, सुना है कि अच्छी नस्ल का सफ़ेद भेड़िया मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी देखना चाहता था। मैं सबकी उम्मीद भरी नज़रों का सामना कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सका। पिछले आधे महीने से लुओशी अभी भी अपनी मनमानी करती रही। उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। आज जन्मदिन की पार्टी में तो वो न जाने कहाँ चली गई। मैं उसे इन मेहमानों को दिखाने के लिए कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? पिताजी ने मुझे चुप देखा तो उनके चेहरे की खुशी काफी कम हो गई। माँ के, लुओशी कहाँ है? मैं सच बताने ही वाला था। पापा, लुओशी वो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक नौकर जल्दी जल्दी में पार्टी हॉल में भागा आया। मैंने उसे पहचान लिया। वो नौकर माँ जियाकी के आंगन में लंबे समय से सेवा कर रहा था। वो घबराकर बाहर के लोगों को इशारे कर रहा था। मैंने उस तरफ देखा तो पता चला कि वहाँ 4-5 लंबे तगड़े नौकर थे जो हाथ पैर बंधी हुई लुओशी को जबरदस्ती अंदर ला रहे थे।
लुओ शी दर्द से कराहते हुए छटपटा रही थी। उसके सिर पर भेड़िए जैसे कान बाहर निकल आए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी बुरी तरह पिटाई हुई है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, लुओ शी चिल्ला रही थी, लेकिन वो नौकर उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। मैं व्हीलचेयर पर था, मेरे लिए आगे जाकर उन्हें रोकना मुश्किल था। मैंने गुस्से से माँ जियाकी से पूछा, भाई इसका क्या मतलब है? माँ जियाकी ने मासूम सा चेहरा बनाकर पिताजी की तरफ देखा। पापा देखिए तो, भैया तो उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं। उसने बड़ी हमदर्दी जताते हुए समझाना शुरू किया, ये सफेद भेड़िया लुओ शी बहुत जिद्दी और बेकाबू हैं। सिर्फ इस आधे महीने में ही वो पूरे 15 बार भाग चुकी हैं। अगर ये मेरी पशु मानव होती तो मैं उसे हर बार पकड़ने पर बुरी तरह पीटता, लेकिन भैया ने तो अच्छा किया, अपनी पशु मानव को काबू में नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऊपर से उसे भागने भी दिया। अभी अभी मैंने अपने नौकर से सुना कि लुओ शी फिर भाग गई है, तो मैंने फौरन तुम्हारी मदद के लिए उसे पकड़वाने के लिए लोग भेज दिए। भैया मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कहने के बजाय उल्टा मुझे दोष दे रहे हैं। क्या ये कोई तमीज है? इंसान हमेशा से पशु मानवों को दबाकर ही काबू में करते आए हैं। जो पशु मानव बात नहीं सुनते उन्हें जिंदा पीट पीट कर मार डालने के किस्से बहुत आम हैं। दूसरे मेहमानों ने माँ जियाकी की बातें सुनी तो उन्हें भी उसकी बात सही लगी। उनकी नज़रों में इस माँ परिवार के 2 बेटों में से छोटा बेटा अपने पशु मानव के दम पर खूब नाम कमा रहा है, लेकिन बड़ा बेटा तो उसे काबू करने जैसी मामूली चीज भी नहीं कर पा रहा है। इस तुलना से कौन बेहतर है और कौन कमजोर, ये साफ पता चल गया। पिताजी ने मेहमानों को कानाफूसी करते देखा तो उन्हें लगा कि उनकी बहुत बेइज्जती हो गई है। उन्होंने हाथ हिलाकर नौकरों को हुक्म दिया, कोई है, इस नाफरमान पशु मानव को नीचे ले जाओ और 50 कोड़े मारो। मैं घबरा गया, मैंने फौरन उन्हें रोका। पापा, लुओ शी आखिरकार मेरी पशु मानव है, उसे सजा देने का काम क्या आप मुझ पर छोड़ सकते हैं? ओह, तुम उसे कैसे सजा दोगे? मैंने कुछ देर सोचा और फिर अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। पापा, मुझे लगता है कि इंसानों को पशु मानवों को भी अपने बराबर का इंसान समझना चाहिए। मारने पीटने और दबाने से हम उनका दिल कभी नहीं जीत सकते, बल्कि हमें ये समझना होगा कि वे क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। बकवास। पिताजी का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया। उन्होंने गुस्से में मेरी बात काट दी। छोटा भाई भी जोर से हंस पड़ा। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि बाहर के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। भैया, तुम्हारी ये बातें तो आज तक कभी नहीं सुनी। पशु मानवों से इतनी हमदर्दी, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम खुद एक अपाहिज हो और दूसरों से कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है? एक अच्छी भली जन्मदिन की पार्टी इस तरह बुरी तरह से खत्म हो गई। बाद में लुओ शी को कोड़े तो पड़े, लेकिन मेरी मिन्नत करने पर 20 कोड़े कम थे। सफेद भेड़िए का शरीर मजबूत होता है और उसके ठीक होने की ताकत जबरदस्त है। असल में इस तरह की मार लुओ शी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक खास दवा लेकर उसे देखने उसके कमरे में गया। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो लुओ शी उदास चेहरा लिए बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। मुझे देखकर उसने अजीब तरह से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम यहाँ कैसे? मैंने दवा उसके सिरहाने रख दी। मैंने हल्का सा ढक्कन खोला और जड़ी बूटियों की ताज़ा महक बाहर फैल गई। कोड़ों से तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी, लेकिन निशान पड़ना तो लाजमी है। ये दवा निशान मिटा सकती है। मैं इसे लगाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं चाहिए। लुओ शी ने मरहम छीन लिया और मेरा हाथ झटक दिया। उसने मुझे खुद को छूने नहीं दिया। वो सिर झुकाए कुछ देर चुप रही, फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, हाँ वो माँ यंग मास्टर? मुझे बस माँ कहो। मैंने उसकी बात सुनकर जोर दिया। लुओ शी ने हम कहा और बेमन से अपनी बात सुधारी। हम माँ, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आज पार्टी में जो बातें तुमने कही, क्या वे सच थी? मेरा मतलब है इंसानों और 20 पीपल के बराबर होने वाली बातें। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैं लुओ शी की भेड़िए वाली पूंछ को देख रहा था जो उसने पूरी तरह से अंदर नहीं की थी। उस वक्त वो पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, मानो अपने मालिक के प्रति अपनापन जता रही हो। मैं वाकई ऐसा ही सोचता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा जो तुम नहीं करना चाहती। भले ही मैंने तुम्हें खरीदा है, लेकिन तुम फिर भी आज़ाद हो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मेरी बात सुनकर लुओ शी पूरी तरह से दंग रह गई। तब मुझे एहसास हुआ कि असल में वो उतनी अड़ियल और बेकाबू नहीं है जितना वह दिखाती है। वो हमेशा खुद को बचाने के लिए तैयार रहती है। जब वो अपनी ढाल नीचे करती है
तो वो थोड़ी भोली और प्यारी लगती है। अगले दिन जब मैं अपने कमरे में उठा तो मैंने सबसे पहले नौकर से लुओ शी के बारे में पूछा। वो नौकर काफी देर तक हकलाता रहा और आखिरकार उसने जवाब दिया, जी यंग मास्टर, लुओ शी मैडम, वो आज भागकर नहीं गई। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। मैं थोड़ा हैरान था, तो फिर वो अभी कहाँ है? मेरे इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुला और एक अजीब सा चेहरा बनाकर लुओ शी एक प्लेट हाथ में लिए अंदर आई। उसने प्लेट मेज पर रखी। मैंने उस पर एक नज़र डाली। जला हुआ अंडा, अधब का बीफ और साथ में जली हुई ब्रेड। यह नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। कैसा लगा? इमोशनल हुए या नहीं? मैं मुस्कुराया और अंडा उठाया। मैंने एक निवाला खाया और मन के खिलाफ जाकर तारीफ की, अच्छा है। लुओ शी का चेहरा गर्व से भर गया और वो मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गई। मैं धीरे धीरे नाश्ता करता रहा और अनजाने में पूछने का नाटक करते हुए उससे पूछा, आज भागने की कोशिश क्यों नहीं की और मेरे लिए नाश्ता बनाने का भी सोचा? लुओ शी कुछ देर के लिए चुप हो गई, जैसे उसे कोई दुखद बात याद आ गई हो। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे। तब उसने दुखी मन से कहा, मेरी 2 बड़ी बहनें और मेरी माँ, उन सभी को इंसानों ने पकड़ लिया था। आज तक पता नहीं कि वे जिंदा हैं या मर गई। हम सफ़ेद भेड़िए बहुत ताकतवर होते हैं। बहुत से इंसान हमें ट्रॉफी की तरह पकड़ कर ले जाते हैं। मैंने बचपन से ही अपने जैसे बहुतों को इंसानों के हाथों तड़पते देखा है। वो अचानक चीखी, मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ, लेकिन लगता है तुम उन लोगों जैसे नहीं हो। लुओ शी ने अपना सिर घुमाया। उसकी गहरी नीली आंखें मुझे देख रही थी। तुमने मुझे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, है ना? मैंने धीरे से उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अभी भी नहीं और भविष्य में भी नहीं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? गर्म गर्म आंसू मेरी पीठ पर टपके। लुओ शी की आवाज़ भरी हुई थी। उसने मुझसे पूछा, तो फिर एक और चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। लुओ शी ने कहा कि भले ही वो लड़ाई में बहुत ताकतवर है, अपनी पीढ़ी की सफ़ेद भेड़िया मादाओं में सबसे मजबूत है, लेकिन उसे मार काट पसंद नहीं है। वो एक ऐसी लड़की है जिसे सजना संवरना बहुत पसंद है। मैं हमेशा उन इंसानी औरतों से जलती थी। वो सुंदर कपड़े पहन सकती हैं, सुंदर गहने पहन सकती हैं। मैं पहले सोचती थी कि काश एक दिन मैं भी सुंदर दिख पाती। मैंने उसकी बचकानी बातें सुनी तो मुझे हंसी आ गई। ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें खरीदारी के लिए ले जाता हूँ। उस दिन माँ परिवार का बड़ा बेटा अपनी भेड़िया को लेकर सड़कों और गलियों की हर कपड़े की दुकान में घूमा और बड़े छोटे सारे पैकेट माँ परिवार में वापस ले आया। सब लोग चर्चा कर रहे थे कि माँ परिवार के बड़े बेटे का दिमाग उस भेड़िया ने खराब कर दिया है। भला ऐसा कौन करता है कि एक जानवर इंसान को घर लाए और उसे वश में करने के बजाय पूर्वजों की तरह पूजे। लुओ शी ने पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश थी। उसने उन सुंदर कपड़ों को बार बार पहनकर देखा और नौकरों से आईना लाने को कहा। आईने में अपने बदले हुए रूप को देखकर लुओ शी रो पड़ी। काश मेरी बहनें भी इतनी सुंदर ड्रेस पहन पाती तो कितना अच्छा होता। माँ के, मुझे उनकी याद आ रही है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से आंसू पोंछे। अगर वे अभी भी जिंदा हैं तो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। सच में? लुओ शी की आंखें एकदम से चमक उठी। तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? तुम मेरी पत्नी हो, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। लुओ शी मुझे बहुत देर तक देखती रही। उसने अपने होंठ काटे। माँ के, असल में तुम्हारे पैर की चोट का इलाज हो सकता है। मेरा एहसान चुकाने के लिए लुओ शी ने मुझे बताया। उनके सफ़ेद भेड़िया कबीले का खानदानी इलाज का गुप्त नुस्खा। घायल होना तो आम बात है। मैंने कुछ सफ़ेद भेड़ियों को मरते मरते भी इस नुस्खे से बचते हुए देखा है, लेकिन ये तरीका हमारे सफ़ेद भेड़िया कबीले में एक बहुत बड़ा राज है। इसे किसी भी हालत में दूसरे कबीलों को पता नहीं चलने दे सकते। अब मैं तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम्हारी चोट ठीक करने में मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें इसे राज रखना ही होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुओ शी मुझे ऐसा सरप्राइज देगी। पिछली जिंदगी में वो हमेशा माँ जियाकी के खिलाफ थी। चाहे उसे कितना भी मारा पीटा या सजा दी गई, वो उसका जरा सा भी साथ देने को तैयार नहीं थी। माँ जियाकी बस लुओ शी को देखता रहा, जो इतनी शक्तिशाली योद्धा थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। बस मन ही मन जलता रहा। इसलिए जब उसने मेरी रुशुए को देखा, जो नर्म और प्यारी थी और जिसके पास जिंदा करने वाली इलाज की कला थी, तो वो जलन और नफरत से भर गया।
तभी इस जिंदगी में उसने बिना झिझके लुओ शी को छोड़कर रुशुए को चुना। उसकी नज़र में लुओ शी भले ही ताकतवर थी, लेकिन उसे वश में करना मुश्किल था। उसे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, पर माँ जियाकी को क्या ही पता, बीस्टमैन भी इंसानों की तरह होते हैं, उन्हें भी समझने की ज़रूरत होती है। उन्हें प्यार से जीता जाता है। वो लुओ शी को नहीं मना सकता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने और लुओ शी ने गुप्त इलाज शुरू किया। मैंने अपने पैर की चोट के फिर से उभर आने का बहाना बनाया और कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया। माँ परिवार के कुछ कारोबार जिन्हें मैं पहले संभालता था, उन्हें भी मैंने रोक दिया और लुओ शी मेरे कमरे में रहने आ गई ताकि वो आसानी से मेरा इलाज कर सके। सफ़ेद भेड़िया कबीले का इलाज करने का तरीका बहुत क्रूर है। पहले उन्हें चोट वाली जगह की नसों और हड्डियों को इंच इंच करके तोड़ना पड़ता है। फिर खास जड़ी बूटियों को सफ़ेद भेड़िए के दिल के खून के साथ मिलाकर उस पर लगाना होता है। जैसे जैसे वो ठीक होता है, नीचे का मांस और हड्डियां धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है, जिसे कोई आम इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस दौरान रात के समय मेरे कमरे से अक्सर मेरे दर्द को दबाने की चीखें सुनाई देती थी। तीसरे दिन तक मैं पूरी तरह से कमज़ोर और बेजान दिखने लगा। नौकरों में यह अफवाह फैल गई कि मैं जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हूँ और फिर भी ज़बरदस्ती लुओ शी के साथ करीबी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार दिन के समय माँ जियाकी ने मुझे और लुओ शी को बगीचे में ताज़ी हवा लेते हुए देख लिया। उसने घमंड से मेरी तरफ देखा। मैंने कभी नहीं सुना कि मर्दों और औरतों के उस मामले में मर्द औरत से ज़्यादा बुरी तरह चीखता है। अगर उस मामले में कमज़ोर हो तो बेकार में मेहनत मत करो, चुपचाप एक अपाहिज बनकर रहो। माँ जियाकी के इन बुरे शब्दों से लुओ शी को बहुत गुस्सा आया। वो लगभग उससे लड़ने ही वाली थी। मैंने जल्दी से उसे रोक लिया। माँ जियाकी जोर से हंसा। लुओ शी भाभी, अगर आपको लगता है कि मेरा भाई किसी काम का नहीं है तो आप मेरे पास भी आ सकती हैं। लुओ शी गुस्से से कांप रही थी। माँ जियाकी के दूर चले जाने के बाद भी वो मेरे लिए बहुत गुस्से में थी। माँ, तुम्हें मुझे उसे मारने से नहीं रोकना चाहिए था। मैंने अपना सिर हिलाया। बदला लेने के लिए 10 साल भी ज्यादा नहीं होते। अभी सही समय नहीं है। वो जितना ज्यादा घमंड दिखाएगा, समय आने पर उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। फिर लगभग आधा महीना और बीत गया। रोजाना लगातार इलाज के बाद मेरे पैरों को अब व्हीलचेयर की जरूरत नहीं थी। मैं पूरी तरह से अपने दम पर खड़ा हो सकता था। हालांकि नसें कभी कभी अभी भी ठीक से काम नहीं करती थीं और राहत के लिए लुओ शी को मेरी मालिश करनी पड़ती थी। एक बार की मालिश में लगभग 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन लुओ शी ने कभी शिकायत नहीं की। मैं उसके नर्म और कोमल हाथों को अपने पैरों की मालिश करते हुए महसूस कर रहा था। सफ़ेद भेड़िया कबीले के लोग भले ही जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं, लेकिन उनकी औरतें ज़्यादातर गोरी और नाजुक त्वचा वाली होती हैं। इस वक्त ऐसे हाथ मेरे उन पैरों पर घूम रहे थे जिनमें अब जान वापस आ गई थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। लुओ शी ने महसूस किया कि मैं खुद को रोक रहा हूँ। उसने लाल हो चुके कानों के साथ मेरी तरफ एक नज़र डाली। तुम मैं उसे कुछ भावनाओं के साथ देख रहा था। हमारी सांसें एक दूसरे में उलझ गई। मैं उसके थोड़ा और करीब आ गया। आखिरकार मैं रुक गया। आज के लिए बस इतना ही, मैंने अपनी सांस रोकते हुए कहा और फिर लुओ शी को शर्माकर भागते हुए देखकर मुस्कुराया। वो सच में दिन गिन रहा है। मेरे पिछले जन्म के उस मोड़ का समय लगभग आ गया है जब मेरी और माँ जियाकी की किस्मत बदल गई थी। गैंग की लड़ाई। अब का माँ जियाकी आधे महीने पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। पिछले जन्म में लुओ शुए ने मेरे शरीर को मजबूत बनाया था। शायद वो बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहता था ताकि मैं बहुत जल्दी न मर जाऊं और किसी को शक न हो। शरीर को मजबूत बनाने का काम लगभग हफ्ते में एक बार होता था, लेकिन माँ जियाकी हमेशा से घमंडी और बेसब्र रहा है। उसने पिछले जन्म में नुकसान उठाया था और फिर से जन्म लिया है। वो मुझसे, यानी अपनी सबसे बड़ी मुसीबत से जल्द पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता है। वो हर दिन लुओ शुए को अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए परेशान करता है। अब वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा और मजबूत हो गया है। वो एक इंसान से ज़्यादा एक हट्टा कट्टा बीस्टमैन जैसा दिखता है। लेकिन पिताजी माँ जियाकी के इस बदलाव से बहुत खुश हैं। माँ परिवार कई पीढ़ियों से, माँ खानदान में उसके जैसा मजबूत जिस्म वाला कोई वारिस पैदा नहीं हुआ था। माँ खानदान के हथियारों के कारोबार के लिए ऐसे ताकतवर माँ खानदान के सदस्य का होना फायदेमंद ही था, नुकसानदायक नहीं।
और मैं अब भी उतना ही कमजोर और नाजुक था। माँ खानदान के कई नौकर कहते थे कि छोटे मालिक माँ को रुओशवे के मिलने के बाद जैसे शेर को पंख लग गए हों। अगला मुखिया वही बनेंगे, लेकिन मेरे पास तो लुओशी जैसा ताकतवर भेड़िया मानव था, पर मैं उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था। हर दिन बस अपनी अय्याशी के बारे में ही सोचता रहता था कि मैं अब सुधरने वाला नहीं हूँ। ये बात मेरे पिता के कानों तक पहुँची। कहने वाले ने तो बस कह दिया था, पर सुनने वाले ने इसका मतलब निकाल लिया था। वो मुझसे और भी ज्यादा निराश हो गए। देखते ही देखते साल में एक बार चेंग गैंग के साथ कारोबार की बातचीत का समय आ गया। उन्होंने मुझे और माँ चाची को बुलाया। मेरे मुंह पर उन्होंने कहा, माँ मुझे लगा था कि जब तुमने मुझसे जानवरों की लड़ाई के अखाड़े में अपने लिए लुओशी को खरीदने के लिए कहा था तो तुम सच में बदलना चाहते थे, पर तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जब ऐसा ही है तो इस साल चेंग गैंग के साथ हथियारों का सौदा पूरी तरह से चाची संभालेगा। तुम्हें अब से इस कारोबार को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पिता ने अपनी बात खत्म की, माँ चाची ने कहा, पापा, माना कि भैया थोड़े रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन आखिर है तो वो भी हमारे माँ खानदान के वारिसों में से एक। अगर हम उन्हें यूं ही बदल देंगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे कि हमारे माँ खानदान में आपस में बनती नहीं है। ऐसा करते हैं, इस बार भी सौदे की अगुवाई भैया ही करें, पर मैं भी उनके साथ जाता हूँ। अब ये तो सब जानते ही हैं कि मैं कितना मजबूत हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं भैया को सुरक्षा भी दे सकता हूँ। ये सुनकर पिता ने लगातार सिर हिलाया। चाची, तुम बहुत बड़े दिल वाले और जिम्मेदार बच्चे हो। तुम खानदान के बारे में सोचना जानते हो। जब उनकी नजरें मुझ पर पड़ी तो उनका चेहरा सख्त हो गया। तुमने सुना, तुम्हारे भाई के खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। उम्मीद है तुम होश में रहोगे। मुझे फिर से निराश मत करना। मैंने अपनी पलकें झुका लीं और हामी में सिर हिला दिया। मेरे सीधी सादी सोच वाले पिता को क्या पता था कि माँ चाची कोई भाई का फर्ज नहीं निभा रहा था और न ही खानदान के बारे में सोच रहा था। उसे साफ साफ पता था कि इस बार वहाँ जरूर कोई खूनी लड़ाई या दंगा होगा। वो खुद तो खतरा मोल नहीं लेना चाहता था और साथ ही ये भी नहीं चाहता था कि मैं सही सलामत बचूं। और इस बार उसकी नज़र में मेरे घावों को भरने के लिए रुओशवे मेरे पास नहीं थी, तो शायद मैं इस लड़ाई में सीधे सीधे मारा जाता। तब वो सीधे खानदान के मुखिया की गद्दी पर बैठ सकता था। सौदे वाले दिन उम्मीद के मुताबिक पिछली बार की तरह ही चेंग गैंग ने सौदे के लिए जिस आदमी को भेजा था, उसने 2-3 बातें भी पूरी नहीं की थी कि उसने अपना छिपा हुआ हथियार निकाला और घूंप दिया हमारे लाए हुए आदमियों पर। सामने खड़े कुछ गुंडे आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। जब तक हम कुछ समझ पाते वहाँ पहले ही खून खराबा मच चुका था। हर तरफ अफरा तफरी थी। माँ चाची बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो एक एक कदम पीछे हटता गया, पर मदद के लिए आगे नहीं आया। वो बस अपनी आंखों के सामने माँ खानदान के लाए हुए लोगों को एक एक करके बुरी तरह मरते हुए देखता रहा। जहाँ मैं था उसके सामने एक लोहे की प्लेट थी जिसे आड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मैं व्हीलचेयर पर था, इसलिए बहुत आसान निशाना था। जल्द ही चेंग गैंग के एक गुंडे की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने दांत भींचे और एक लंबी तलवार लहराता हुआ मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। माँ चाची मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। वो अपनी आंखों से उस आदमी को मेरी तरफ बढ़ते हुए देखता रहा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसने होंठ हिलाकर कुछ कहा। मैं समझ गया कि उसने क्या कहा था। मॉडल, मेरे प्यारे भाई, तुम आराम से मर जाओ। माँ जियाकी ने अपनी चाल चल दी थी। पिछले जन्म में लेन देन की जिम्मेदारी मेरी होने के बावजूद अंदरूनी बगावत हुई थी, लेकिन उसके साथ बगावत करने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। इस जन्म में चेंग गैंग के लगभग आधे लोग माँ परिवार के लोगों से लड़ने लगे और चेंग गैंग के कुछ लोग साफ साफ माँ जियाकी के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी उस पर हमला नहीं कर रहे थे। जाहिर है कि उन्होंने आपस में कोई सौदा कर लिया था। ये ख्याल मेरे दिमाग में तेजी से घूम रहे थे, लेकिन ये सब बस एक पल में हुआ। अगले ही पल उस आदमी की लंबी तलवार नीचे आने से ठीक पहले मैंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाया और अपने नीचे की व्हीलचेयर को जोर से पीछे धकेल दिया। व्हीलचेयर दूर जाकर गिरी और मैं अपनी टांगों पर सीधा तनकर खड़ा हो गया। उस आदमी की लंबी तलवार का वार खाली गया। वो हैरान था। तभी लुओशी ने हाथ चला दिया। उसने उस आदमी के दिल पर एक जोरदार मुक्का मारा। मैं चिल्लाया, लुओशी, अब सब तुम्हारे हवाले हैं। लुओशी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद उसने चारों तरफ तबाही मचा दी।
वो आधा जानवर बन गया। उसके तेज पंजे और भेड़िए जैसे कान निकल आए। वो अपने पंजों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था और अपने कानों से हर तरफ की आहट सुन रहा था। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थी और उसने तेजी से माँ परिवार के उन लोगों को बचाया जिन्हें चेन गैंग ने घायल कर दिया था। फिर अकेले ही उसने चेन गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जब तक कि सिर्फ एक नहीं बचा। माँ जियाकी की आंखें गुस्से से बाहर निकलने वाली थी और गुस्से के मारे उसकी नसें तन गई थी। वो डरावना लग रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें तो यहाँ मर जाना चाहिए था। तुम खड़े कैसे हो सकते हो? मुझे बताओ। हमेशा माँ जियाकी के पीछे छिपने वाली रुशुए ने भी आज अपनी कमजोर शक्ल नहीं बनाई, बल्कि मुझे शक भरी नजरों से देख रही थी। इस समय तक लुओशी ने अपने तेज पंजे चेन गैंग के उस आखिरी बचे आदमी की तरफ बढ़ा दिए थे। उसने गुस्से से धमकी देते हुए कहा, तुमने वादा क्यों तोड़ा और लोगों को चोट क्यों पहुंचाई? तुमने बड़े मालिक माँ को क्यों मारना चाहा? वो आदमी डर के मारे कांप रहा था। ये छोटे मालिक माँ का काम है। छोटे मालिक माँ ने ही हमें उकसाया था। मैं ये सच में नहीं करना चाहता था। मैं तो बस ऊपर के आदेशों का पालन कर रहा था। मुझे बख्श दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। क्योंकि हंगामा बहुत बढ़ गया था, पिताजी को खबर मिल गई। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा और दर्जन भर नौकरों के साथ मौके पर पहुंच गए। वो तेजी से अंदर आए और उन्होंने चेन गैंग के उस आदमी को देखा जिसे लुओशी ने पकड़ रखा था। साथ ही जमीन पर पड़े माँ परिवार के कई गंभीर रूप से घायल गुंडों को भी देखा। पिताजी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। आखिर हुआ क्या है? चेन गैंग के उस आदमी ने रोते हुए सबसे पहले जवाब दिया, मालिक माँ, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। ये सब छोटे मालिक माँ का किया धरा है। उन्होंने हमसे कहा कि जब हथियारों का सौदा हो रहा हो तब हम गड़बड़ करें और उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बड़े मालिक माँ को मार डालें। माँ जियाकी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम बकवास कर रहे हो। पिताजी ने हाथ हिलाया, उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि मैं व्हीलचेयर पर नहीं बैठा हूँ बल्कि एक आम इंसान की तरह खड़ा हूँ, तो उनकी आंखों में हैरानी थी। माँ, तुम्हारी टांगे। मैं झुका और उन्हें प्रणाम किया, फिर जोर से समझाया। शायद अभी तलवार से बचने के लिए हड़बड़ी में मैं अपनी टांगों की बीमारी के बारे में भूल गया और मैं बस ऐसे ही खड़ा हो गया। इस हिसाब से तो मुझे अपने छोटे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ जियाकी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुम पिता को गुमराह करना बंद करो। इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुमने और चेन परिवार के गिरोह ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। पिता ने माँ चाची के विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे नीचे झुके और माँ परिवार के सबसे पास वाले गंभीर रूप से घायल गुंडे से पूछा, तुम बस सच सच बताओ, आज असल में हुआ क्या था? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुंडे ने थोड़ी देर सोचा और अपने पेट के घाव को दबाए रखा। मालिक माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि चेन परिवार के गिरोह के लोगों ने बिना किसी कारण के अचानक पाला बदल लिया और छोटे मालिक माँ ने जब बड़े मालिक माँ को सही सलामत देखा तो वे चिल्लाए कि उन्हें यहीं मर जाना चाहिए था। माँ परिवार के गुंडे की गवाही के साथ माँ चाची का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक के बाद एक कई गुंडों से पूछा। सबने लगभग एक ही बात कही। माँ चाची ने शायद आज इस उथल पुथल का फायदा उठाने की तैयारी की थी ताकि वो मुझे चुप करा सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं न केवल मरने से बच जाऊंगा बल्कि पिछले जन्म की तरह ही अपनी अपंगता से भी छुटकारा पा लूंगा। मुझे अपना पिछला जन्म याद आया। चेन परिवार के गिरोह ने तब भी अचानक धोखा दिया था। अब सोचने पर लगता है कि इसके पीछे जरूर माँ चाची का ही हाथ था। बस उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं उस गंभीर चोट की वजह से एक छिपे हुए आशीर्वाद को पालूंगा। इस जन्म में वो फिर से मेरे हाथों हार गया। माँ चाची मन ही मन जानता था कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। व्यापार को नुकसान पहुंचाना और अपने ही भाई की हत्या की कोशिश करना एक बड़ा मामला है। पिता भले ही पहले उसका कितना भी पक्ष लेते हों, इस बार वो कड़ी सजा से नहीं बच सकता था। वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया और घुटनों के बल चलकर पिता के सामने अपनी गलती मानने लगा। पापा, मुझे एक बार माफ कर दो। मुझ पर शैतान सवार हो गया था। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पिता ने ठंडे चेहरे के साथ माँ चाची की माफी की भीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी नज़र मेरी ओर घुमाई। माँ, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हें माँ परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। आज से चाची पहले जिस कारोबार को संभालता था वो सब मैं तुम्हें सौंपता हूँ।
तुम अच्छे से काम करना, मुझे निराश मत करना। पिता के घोषणा करने के बाद माँ चाची पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वो जानता था कि पिता हमेशा से सख्त थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जो पिता आमतौर पर उसे इतनी छूट देते थे, वे इस मामले में उसे इतनी बड़ी सजा देंगे। ये तो उसकी सत्ता छीनने जैसा था। उसे एक बेकार मोहरे की तरह फेंक दिया गया था। गुस्से और बेचैनी ने उसके दिल पर असर किया और उसने अचानक मुंह भर खून उगल दिया। उसकी नसों में एक हलचल हुई, जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने देखा कि रुशुए का चेहरा बदल गया। वो कुछ खुश लग रही थी। लगता है इन दिनों में वो अपनी ताकत बढ़ाने की जल्दी में था, जिससे रुशुए को उसके शरीर में काफी जहर इकट्ठा करने का मौका मिल गया। अब जैसे ही उसका मिजाज बदला, वो सारा जहर एक साथ असर करने लगा। लगता है माँ चाची अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा। चेन परिवार के गिरोह वाली घटना के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने उस कारोबार को संभालना शुरू किया जिसकी पूरी जिम्मेदारी पहले माँ चाची की थी। हिसाब किताब की जांच करने पर ही पता चला कि इन सालों में जिन कारोबारों का वो मुख्य प्रभारी था, उनसे कोई मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि कई जगहों पर बड़ा घाटा भी हुआ था। असल में अगर हुनर की बात करें तो वो मुझसे बहुत कम था, लेकिन उसमें पिता को घाटे के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी। वो लगातार अवैध धंधों को चला रहा था ताकि इन घाटों की भरपाई कर सके। यही वजह थी कि वो मुझे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। उसे डर था कि एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा और पिता उसके कारोबार को मेरे हवाले कर देंगे। लेकिन हजारों कोशिशों के बाद भी वो इस दिन से बच नहीं पाया। मैंने तैयार किया हुआ हिसाब किताब पिता को देखने के लिए दिया और उन्हें उसमें हुए घाटों के बारे में ध्यान से समझाया। पिता बेहद गुस्से में थे। माँ जियाकी ने इतने सालों तक होशियार और काबिल होने का नाटक करके उन्हें धोखा दिया। एक ऐसे पिता के लिए जिनकी इज्जत ही सब कुछ हो, वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने माँ जियाकी को उसकी हवेली में नजरबंद करने का हुक्म दिया और उनकी इजाजत के बिना अंदर बाहर जाने पर रोक लगा दी। और मैंने भी पिताजी के भरोसे का फायदा उठाते हुए बिजनेस में अपनी पहचान बनाने में तेजी दिखाई। बाहर कुछ अमीर व्यापारी जो पहले माँ जियाकी की चापलूसी करते थे, ये सुनकर कि हमारे माँ परिवार में हवा बदल गई है, एक एक करके मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे। कई बार साथ में काम करने के बाद कुछ अमीर व्यापारी मुझसे घुल मिल गए। वे दिल से मेरी तारीफ करते कि माँ जियाकी के मुकाबले मैं काम में कहीं ज्यादा शांत और भरोसेमंद हूँ। कहते कि अफसोस, मैं इतने सालों तक अपने पैर की बीमारी की वजह से घर में फंसा रहा। अगर मैंने माँ परिवार का बिजनेस पहले संभाल लिया होता तो माँ जियाकी के पास मुकाबला करने का कोई मौका ही नहीं होता। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत था। मेरा वो भाई खुद को बहुत बड़ा समझता था और उसका दिल भी बहुत छोटा था। यही वजह है कि दोनों जन्मों में उसके पास अच्छे पत्ते होते हुए भी उसने पूरी बाजी खराब कर दी। अपनी जगह पक्की करने के बीच मैं अपने प्यारे भाई का हालचाल लेना भी नहीं भूला। जब मैं माँ जियाकी की हवेली गया, मैंने खास तौर पर नौकरों को कह दिया था कि वे खबर न दें। मैं सीधे अंदर चला गया। यह उसके दवा पीने का समय होना चाहिए जिस दिन उसकी ताकत छिनी थी और उसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। गुस्से में खून की उल्टी करने के बाद से ही वो बीमार पड़ गया था और ऐसा बीमार पड़ा कि उठ ही नहीं पाया। उसे रुशु की देखभाल की जरूरत थी। मैंने सुना है रुशु को हर दिन उसे 3 कटोरी खास दवा पिलानी पड़ती है। कहा जाता है कि इससे वो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन मैं रुशु को जितना जानता हूँ, मुझे डर है कि ये दवा कोई अच्छी चीज नहीं है। और हुआ भी वही। जैसे ही मैं माँ जियाकी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, थोड़े से खुले दरवाजे की दरार से मैंने देखा कि माँ जियाकी के शरीर के जो भी हिस्से दिख रहे थे वे बुरी तरह सड़ चुके थे। त्वचा पर पपड़ी जमती और फिर सड़ जाती। वो लगभग मरने वाला लग रहा था। सांसें बहुत धीमी थी। इस वक्त वो आंखें बंद करके सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सो गया है और रुशु उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक खाली सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा था। शायद माँ जियाकी को गहरी नींद में देखकर और कमरे में हमेशा कोई न होने की वजह से रुशु ने अपना असली रूप दिखाया। माँ जियाकी, ओ माँ जियाकी, तुम तो बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान थे ना। अब क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे, हाथ भी नहीं हिला पा रहे। हमारे जलमानव कबीले का गुप्त तरीका कैसा लगा? लगता है तुम मरते दम तक नहीं जान पाओगे कि इस ताकत की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। हाँ, जानते हो, हम जलमानवों ने तुम इंसानों का विरोध करने के लिए ही ऐसी दवा बनाई है। हर जलमानव जानता है कि इस जबरदस्त ताकत के पीछे सिर्फ मौत का रास्ता है, लेकिन हम एक के बाद एक इसका इस्तेमाल करते हैं।
भले ही इसे इस्तेमाल करने के बाद पूरा शरीर सड़ जाए और तड़प तड़प कर मौत हो जाए, फिर भी सबसे बहादुर नर जलमानव अपने कबीले के लिए खुशी खुशी मरने को तैयार हो जाते हैं। और तुम इसे शरीर को ताकतवर बनाने वाली चीज समझ रहे थे। यही तुम इंसानों को हमें मारने की सजा है। तुम इसी लायक हो। तो ये बात थी। तो यह वजह थी कि रुशु मुझसे इतनी नफरत करती थी। वो सिर्फ मुझसे नफरत नहीं करती थी, वो माँ परिवार से नफरत करती थी, उन सभी इंसानों से नफरत करती थी जो पशु मानवों की जान को जान नहीं समझते। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। तो तुम हमेशा से ऐसा सोचती थी? रुशु ने आवाज सुनी और मुड़कर मुझे देखा। वो घबरा गई, जैसे कोई बड़ा दुश्मन देख लिया हो। बड़े मालिक माँ, आपने सुन लिया? मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। कोई बात नहीं, मैं हमेशा से जानता था। रुशु ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसके चेहरे पर एक खतरनाक भाव था। तुमने मुझे कब पहचाना? मैं धीरे से हंसा। शायद शुरू से ही। रुशु ने मुझे उलझन में देखा। उसके ख्याल में मैं पक्का एक विलेन था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम का था। लेकिन तुमने मुझे कभी बेनकाब क्यों नहीं किया? जिस पल उसने मुझसे पूछा, मैंने बहुत कुछ सोचा। पिछले जन्म में रुशु से शादी की, उसने मेरे घावों का इलाज किया, मेरी टांग ठीक की, और फिर बाद में रोजमर्रा की वो मुलाकातें जो देखने में बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता है कि मैं असल में उससे नफरत नहीं करता था। अगर मैं उसकी जगह होता, अगर कोई दुश्मन मेरे परिवार को चोट पहुंचाता, मेरे कबीले को नुकसान पहुंचाता और आखिर में मुझे जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लेता, तो क्या मैं नफरत नहीं करता? इंसानों का बीस्टमैन पर जुल्म, ये कई पीढ़ियों से चली आ रही एक ऐतिहासिक समस्या है। नफरत को कम समय में खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन गलती कभी भी बीस्टमैन की नहीं थी, इंसानों की थी। वो तो बस आज़ादी जैसी एक मामूली सी चीज चाहते थे। सोचते सोचते मैंने देखा कि माँ जियाकी को, जिसे गहरी नींद में होना चाहिए था, उसकी पलकें हिली। मैं मन ही मन समझ गया, शायद वो बहुत पहले ही जाग गया था। मुझे और रुशु को वहाँ देखकर और यह जानते हुए कि वो मुकाबला नहीं कर सकता, वो सोने का नाटक कर रहा था, तो मैंने उंगली से माँ जियाकी की पलकों की ओर इशारा किया। रुशु ने भी तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने होठों से पूछा कि क्या करना है। मैं मुस्कुराया और पहले से तैयार की हुई गूंगा करने की दवा निकाली। वैसे भी ये दवा का पैकेट मैं आज माँ जियाकी पर इस्तेमाल करने ही वाला था। सोचा नहीं था कि ये उम्मीद से ज्यादा काम आएगी। उसके बाद मैंने खुद कुछ नहीं किया। मेरी जगह रुशु ने उस दवा से माँ जियाकी को गूंगा कर दिया। अब उसके हाथ पैर सड़ रहे हैं। वो लिख नहीं सकता और बोलकर अपना बचाव भी नहीं कर सकता। उसे रोजमर्रा के कामों के लिए जलपरी की देखभाल की जरूरत है, और साथ ही पिता के आदेश के बिना वो शायद हवेली में मर भी जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। माँ जियाकी मुझसे मुकाबला करने की अपनी काबिलियत पूरी तरह खो चुका है, और मैंने धीरे धीरे माँ परिवार में अपनी जगह बना ली है। माँ जियाकी की मौत के बाद मैंने पिता से आधिकारिक तौर पर परिवार के मुखिया का पद ले लिया और माँ परिवार के हथियारों के कारोबार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और जब से मैंने माँ परिवार की कमान संभाली, मैंने बीस्टमैन को लेकर कई आदेश जारी किए। कम से कम माँ परिवार में बीस्टमैन के अधिकारों की रक्षा हो सकती थी। जहाँ तक रुशु की बात है, माँ जियाकी के मरने के बाद मैंने उसे उसकी मर्जी करने दी। उसे जलपरी कबीले में वापस जाने दिया। जाने से पहले उसे शायद किसी बात का एहसास हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसने एक सपना देखा था और सपने में वो मेरी पत्नी था, और आखिर में उसने मुझे मार डाला। मैं मुस्कुरा दिया। वो तो बस एक सपना था, तुम उसकी परवाह क्यों कर रही हो? लेकिन मुझे फिर भी तुमसे माफ़ी मांगनी है, रुशु ने कहा। मुझे लगा कि शायद उसे भी अपने पिछले जन्म की यादें आ गई हैं, पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। मैंने रुशु को माँ परिवार का घर छोड़ते हुए देखा, फिर अपना सिर घुमाया और बगल में लुओशी के उभरे हुए पेट को सहलाया। देखो, ये बच्चा इतना छोटा है, पर इसका आकार इतना बड़ा है। जब ये पैदा होगा तो पक्का एक मोटा ताज़ा लड़का होगा। लुओशी ने मेरी तरफ देखा।